दोस्तों आदाब। आज हल्ला बोल पर हम बहुत ही उदास एक प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। उदास इसलिए हैं कि हमारे दरमियान से हमारे बहुत ही करीबी लोग आहिस्ता आहिस्ता लुत्फ़ अजल बन रहे हैं और वजह है कोविड-19। वजह है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का सर्द रवैया। वजह है अस्पतालों में इलाज पर न मिलना। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम लोग आज बात करेंगे। ट्रिब्यूट हम पेश कर रहे हैं हमारे साथी क्लासमेट एडवोकेट इसाक साहब, जो कुछ दिनों से कुछ अस्पताल में दाखिल थे और फिर यहाँ से उनको जम्मू और राजौरी शिफ्ट किया गया और राजौरी उनका इंतकाल हो गया। होना तो ये चाहिए था कि उनको कश्मीर ले जाया जाता, बर वक्त उनका इलाज हो सकता था, चॉपर का इंतजाम हो सकता था, लेकिन हमारी इंतजामिया क्या कर रही है, हमारे अस्पताल क्या कर रहे हैं, अस्पताल की हालत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मोहम्मद फरीद मलिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट जीशान सैयद साहब हैं, एडवोकेट मुबीन खान हैं, इफ्तिखार अहमद बज़मी साहब हैं। बज़मी साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। बज़मी साहब, ये बताइएगा, ये जो हमारे बीच से आपके साथी कल जिन्होंने आखिरी सांसें ली, उनको बचाया जा सकता था अगर वक्त पर हम लोग कुछ कर पाते, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पाती। जी, सबसे पहले तो मैं ज़मरुद मुगल साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से हम अपने उस छोटे भाई यंग बट अ सीनियर लॉयर को हम ट्रिब्यूट पे आगे सिर्फ इखलाकियात के लिए साथ एक नामवर शख्सियत और एक सीनियर मोस्ट एडवोकेट उसको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखेंगे तो यंग डायनामिक हैंडसम पर्सनालिटी होने के बावजूद एडवोकेट इसाक खान साहब में एक बेहतरीन सलाहियत थी। वो किसी के साथ भी उनको मोटिवेट करना, उनका लहजा, उनका हुस्न इखलाक बेहतरीन तरीके से जाने जाते थे। और मुझे याद है कि मेरे साथ भी उन्होंने लास्ट टू लास्ट ईयर दिसंबर 2019 में मीडिएशन री ट्रेनिंग की, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गीता मित्तल जी के सामने भी जब उन्होंने प्रेजेंटेशन की तो उन्होंने उर्दू में की। उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश जानता हूं लेकिन मैं उर्दू में करूंगा क्योंकि उर्दू हमारी मादरी जबान है। तो उसके लिए भी उनको एक अवार्ड और रिवार्ड दिया गया था। और उसी इंसान को जब हम देख रहे हैं कि जिसका इलाज कोई बड़ी बात नहीं थी, जो निमोनिया है, अगर हम निमोनिया को लेकर चलते हैं, लंग्स की इन्फेक्शन मिलियंस ऑफ पीपल को डेली होती है, उसकी रिकवरी होती है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसके लिए मशीनरी का, उसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन का होना ज़रूरी है, जो कि हमारे इस खिताए पीर पंचाल के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में अवेलेबल नहीं है। हम कई बार देखते हैं, मुझे याद है कि बचपन से लेकर आज तक चीफ मिनिस्टर हो, ऑनरेबल एलजी हो, गवर्नर हो, कोई भी हो, हम हमेशा वही डिमांड्स रखते हैं। हमें एयर एम्बुलेंस चाहिए, हमें वेंटिलेटर चाहिए, हमें सीटी स्कैन चाहिए, सब कुछ। और अगर आप बज़मी साहब, जरा मैं जहां तक जानता हूं, जितनी मीटिंग्स होती हैं और जितने भी लोग बाहर से आते हैं, हमारे लोग एम्बुलेंस नहीं मांगते हैं, हमारे लोग हॉस्पिटल नहीं मांगते हैं, हमारे लोग अस्पताल नहीं मांगते हैं, हमारे लोग स्कूल नहीं मांगते हैं, हमारे लोग जो है वो पंचायत में पैसा मांगते हैं, हमारे लोग दंगा मांगते हैं। तो अब आप दंगा भी लो, पंचायत के काम भी लो और अपनी जानें भी दो। बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं आपको बताऊं कि कोविड-19 के हवाले से 3 दिन पहले डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पर आए, वो परेशान होकर वापस गए कि मैं कोविड-19 के हवाले से मैं मीटिंग लेने आया हूँ, ऑनरेबल डीडीसी एंड बीडीसी मेंबर के साथ बात करूं कि वो बताएं कि उनके हलके में कोविड से बचने के लिए उनको क्या चाहिए। तो उन्होंने उस हवाले से कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जी हमारे पंचायत में डंगा टैंकी और उनके लिए हमें पैसे चाहिए। ये तो हमारे लीडरान का हाल है। जहां पर डंगा मांगा जाए, जहां पर टैंकी और बाथरूम मांगा जाए, वहां हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है ज़मरुद मुगल साहब, क्योंकि लोगों को जिंदगी के साथ प्यार नहीं है। जी जीशान
भाई को देख लो, मुबीन को देख लो, मौलवी फरीद साहब एक जीती जाती मिसाल है, जिन्होंने, मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाकर इन्होंने वहां पे जो सबसे बड़ी हमारी पोस्ट है इंडिया की, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहां तक पहुंचे। लेकिन क्या किसी के कान में जूं तक रेंगी कि पुंछ भी इस खिताए पीर पंचाल के साथ इंडिया का एक अलाइड हिस्सा है? क्या हमको यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है? हमें क्या बेसिक फैसिलिटीज जो हमें चाहिए उसकी जरूरत नहीं? लेकिन नहीं, जब ऐसी बात आती है, हर पॉलिटिशियन उसको अपनी तरफ खींचता है कि ये काम अगर होगा तो मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये अगर होगा तो इसका क्रेडिट मुझे। तो क्या होता है कि इस कश्मकश के बीच में जो देने वाला होता है वो परेशान होता है और वो खाली हाथ ही चला जाता है। जी तो इस वजह से वो जो कटोरा जो हमने बीक के लिए हमेशा रखा कि इसमें कुछ डालो, वो हमेशा खाली रहा। मुबीन साहब जरा माइक ऑन करिएगा, मुबीन भाई, मुबीन भाई जरा अपना माइक ऑन। मुबीन भाई, जब आपने, जैसे बज़मी साहब ने बताया, जब आपने कभी अस्पताल मांगा ही नहीं, आपने कभी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगा ही नहीं, तो अब मौतें हो रही हैं तो होने दें, फिर तो ये ऐसे ही चलेगा। आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास डॉक्टर तक नहीं है मुबीन साहब। जी बिल्कुल जमूरुद भाई, एक बहुत अच्छी बात बज़मी साहब ने यहाँ कही है कि वो जो कटोरे की बात की है कि कटोरा खाली है, वो कटोरा हम अगर देखें तो हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने हमेशा हमें भिखारी बना के खड़ा रखा। वो कटोरा कभी उन्होंने भरने ही नहीं दिया। वो इस वजह से नहीं भरने दिया क्योंकि उनके अपने जाती मुफाद थे, अपनी जाती फायदे थे, और उन जाती फायदों को लेने के लिए उन्होंने क्या किया, आवाम को गुमराह करके मुबीन रखा। साहब, और मुबीन आवाम, साहब, मुबीन साहब, मुबीन साहब, जी आप बिल्कुल ठीक कह जी रहे जी हैं। मुझे ये बताइएगा, जब सियासतदान कुछ नहीं कर रहे थे, हमारी सिविल सोसाइटी कहाँ थी? सिविल सोसाइटी ने भी तो कुछ नहीं किया। आप अगर आज एडवोकेट मुबीन बोल रहे हैं, आज जिशान सैयद बोल रहे हैं, आज इफ्तिखार बज़मी बोल रहे हैं, तो इससे पहले हमारी सिविल सोसाइटी क्यों नहीं बोली? वो भी तो खामोश रही। जी जी जमूरुद भाई, आपने ये भी बड़ी अच्छी बात की कि सिविल सोसाइटी को एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। तो सिविल सोसाइटी, बिल्कुल सिविल सोसाइटी भी सोई रही। उसका यही रीजन है, ये जो चापलूसी करना, अपने वही जाती मुफाद, उन सिविल सोसाइटी में भी कुछ लोग जुड़ गए हैं जो कहते हैं कि हम अवाम के रहबर हैं, हम अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं सिविल सोसाइटी में भी, और अवाम को गुमराह किया हुआ सिविल सोसाइटी ने भी। सिविल सोसाइटी में भी गिने चुने कुछ चंद लोग हैं जो अवाम को कहते हैं कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए खड़े होते हैं। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो जिला के लेवल की हो, डिविजनल लेवल की हो, हम उनसे आपकी बात रखते हैं। लेकिन दरअसल बात इतनी सी रहती है कि वो अपने जाती मुफाद के लिए जाते हैं, चापलूसी करते हैं, और वो चापलूसी करके वापस आ जाते हैं। तो वो जो अवाम की बात सही होती है, जो रखनी होती है, जो अवाम ने अपनी सिविल सोसाइटी को कहा होता है कि आप चंद लोग हमें देख रहे हो, हमारे ही लोग हो, हम में से ही हो, आप जाके हमारी बात करिए। लेकिन जब बात आती है तो वो अपनी चापलूसी करने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं, हमारी अवाम वहीं की वहीं रह जाती है। जी जीशान साहब। सर, परवीन शाकिर ने कहा था कि जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह। ये जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? हम पिछले कई सालों से, 70 सालों से जो कुछ हो रहा है, जो हुआ, वो तो आपके सामने है। उस पे हम बीच बीच में डिबेट करते रहते हैं, आप भी बोलते हैं, बज़मी साहब भी, सब लोग बोलते हैं। लेकिन ये बताइएगा, इस वक्त जो हमारी हालत है, इस पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, हमारी बात नहीं सुन रही है, मुगल रोड नहीं खोली जा रही है, इसहाक साहब को बचाया जा सकता था अगर बर वक्त उनको बाया मुगल रोड कश्मीर पहुंचाया जाता। आपकी हमारी बातें इनके कान पे जूं की तरह रेंगती हैं और फिर चली जाती हैं। जीशान साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब भी कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। ये इनकार किसका इनकार है? ये उस पूरे निजाम का इनकार है जिसने हमें नाकारा बना दिया है। ये इनकार उस सिस्टम का इनकार है जो आज सिर्फ कुछ दफातर
विद इन 4 वॉल्स महदूद है और वहां से बाहर अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं हो रहे। अभी जमूर साहब आप फरमा रहे थे कि यहाँ पर जो है किस तरह से ये निज़ाम हमारी मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका क्या हाल है और इसका जिम्मेवार कौन है, किसको जिम्मेवार ठहराएं जब हमारी रियासत या यूनियन टेरिटरी में एक चुनिंदा हुकूमत नहीं है। जमूर साहब, मैं सबसे पहले कहूंगा कि जमहूरियत जमूर की मंशा का नाम होता है। जमहूरियत यहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट की शक्ल का नाम नहीं है। ना जीशान का नाम जमहूरियत है, ना मुबीन साहब का नाम जमहूरियत है, ना बज़मी साहब का नाम जमहूरियत है, ना मलिक साहब का नाम जमहूरियत है, ना मुगल साहब का नाम जमहूरियत है। जमहूरियत नाम है जमूर की मंशा का। और जमहूरियत में जब जमहूरी निजाम में एक सरकार ही ना हो और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो, तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल जो है उससे आप जमहूरियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी जमहूरियत है। सबसे पहले दूसरी बात, जमूर साहब आपने ये बात कही कि हमें किस तरह से इस वक्त जो हालात है उनको कैसे देखता हूँ। सबसे पहले आप देखें कि इसहाक साहब, मुबीन साहब इस बात की तायद करेंगे कि अभी 2-4 दिन पहले इसहाक साहब से हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में चलते चलते मुलाकात हुई और हम कभी भी नहीं समझ रहे थे कि उनका ऐसा निजाम, उनके साथ ऐसी एक मुसीबत उन पर आम पड़ेगी कि वो हमारे बीच से जो है वो चले जाएंगे। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। लेकिन जमूर साहब, हम एक्सपोज हो चुके हैं। वी हैव बीन एक्सपोज्ड एज ए सोसाइटी and I believe this is the collective failure of the society that from the last 7 decades we are living in the trust deficit, but we have no resolution for our problems. आपने कहा कि सब एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं, सब एक्टिविस्ट बात कर रहे हैं तो सुन कोई क्यों नहीं रहा। तो मैं अपनी बात अगर करूं जनाब, जिस वक्त मुझे पहला टर्म जब जुगल किशोर शर्मा जी को एज ए मेंबर पार्लियामेंट मिला 2014 में और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ पर हर हर मोदी घर घर मोदी के नाम पर उनको वोट मिले तो हमने बर्दाश्त किया। 2019 में जब उनने फिर अपना नॉमिनेशन फाइल किया, आप यकीन जानिए कि उस वक्त चाहे हमारे साथ कोई निष्कर नहीं था लेकिन उस वक्त हम पीछे नहीं हटे और मैंने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद मैंने उनके अगेंस्ट लड़ा और आप शहीदों में मेरा नाम भी रखेंगे जिस वक्त आप ये देखेंगे कि इस तागूत के खिलाफ, इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी जो लोग चला रहे हैं इनके खिलाफ, जो ये पूरा एक नेक्सस है, पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस मैं कहूंगा, इसके खिलाफ आई वाज इन द फ्रे, आई कंटेस्टेड just because of the reason I knew that what are the problems from where my common masses are going through. कल जब इसहाक साहब का मामला हुआ मैंने उसी वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की। तो जब भी कोई मसला होता है मैं डायरेक्टली हायर लेवल पे अप्रोच करता हूँ। हमारे लीडर जिन लोगों को साथ लेके जाते हैं वो कहते हैं वो अंदर ना चले, डीसी साहब मिलने नहीं लगे तो मैं कल्ला मिल के आना। अंदर जाके क्या पर्सनल बातें होती हैं वो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। आज हम एज ए सोसाइटी जमूर साहब मुख्तसर के एक्सपोज हो चुके हैं। अलगरज है एक तकाजे पर तकाजा जिंदगी, मुख्तसर इतना के पल भर का तनाजा जिंदगी, बस हमारे लिए ये अब जिंदगी की मिसाल बन चुकी है। फरीद मलिक साहब, आप एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत करीब रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से आपके ताल्लुकात भी हैं। इस वक्त जरा आप बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह फेल नहीं हो रही है, ना खुद कुछ कहती है ना हमारी कुछ सुनती है, तो गूंगी और बहरी हो गई है। बहुत बहुत साहब आपका शुक्रिया। आज मैं बहुत दुखी हूं कि मेरे एक निहायत करीबी दोस्त जो है वो दुनिया छोड़ के चले गए। बहरहाल एक बात जरूर कहूंगा कि हमारा करीब रहने का ये मकसद नहीं है कि हमारे लोगों की जान जाती रहे और हम उनके करीब होते रहें, लेकिन एक बात का बहुत अफसोस है कि हमने हमेशा सच्चाई और हक की आवाज उठाई। आज जबकि आप हॉस्पिटल बनाने की हम बात करते हैं या कोई भी बात, बदकिस्मती इसमें कोई शक नहीं, बज़मी साहब ने भी बताया कि हमारी आवाज आज तक सुनी नहीं गई। हमने हमेशा अच्छे लोगों की तारीफ की और बुरे लोगों को एक्सपोज किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ किताए पीर पंजाल में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट नहीं बना सकी इन 70 सालों में जिसकी जरूरत थी। आज आपने जब लाइन पे लिया तो मेरा इस कदर तबीयत खराब है कि मेरे ये बहुत करीबी दोस्त थे और मैं इतना समझूंगा कि मैं इस गवर्नमेंट को लानत के अलावा और कुछ नहीं भेज सकता।
क्योंकि बहैसियत समाजी कारकुन मैंने जहां तक भी आवाज उठाई, मेरी आवाज को भी सियासतदानों ने दबाने की कोशिश की। कभी अगर मैं आवाज किसी के खिलाफ उठाता था तो चुगलखोरी भी हो जाती थी कि इस आदमी को जो है वो, इसके लिए बज़मी साहब या मेरे बाकी साथी जानते हैं कि मैंने बड़े जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, लेकिन हक और सच की बात, जिस तरह ये मेरे यूथ के मेरे भाई इस वक्त लाइन पर हैं, जहां ये उठाते रहे हमने भी उठाई, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हमारी आवाज को सिर्फ सुना नहीं जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता। जहां आपने मुगल रोड की बात की, इसमें कोई शक नहीं कि एक अफसोस रहता है कि शायद मेरे भाई इसाक साहब वहां जाकर ठीक हो सकते थे। कि मुझे भी एक अफसोस रहता, जब मुझे पता चला तो मैंने स्पेशली यहाँ के आर्मी कमांडर साहब से भी बात की हेलीकॉप्टर के लिए, और जितना हो सकता था मैं अपनी तरफ से एक बहैसियत एक सोशल वर्कर का, उनका एक अच्छा दोस्त समझकर मैं उनकी इस खिदमत में काम आता। लेकिन मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि हमारा निज़ाम बिल्कुल खराब है, हमारा निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आज आप देख लीजिए कि हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि इंसान से इम्पैक्टेड जो है वो मुगल रोड हो गई है। मुगल रोड को खोलने के लिए हमारे डीडीसी बीडीसी जितने लोग हैं उन्होंने भी शोर मचाया, लेकिन नहीं खोली गई। उस बीमार का कहीं जिक्र नहीं किया गया, यानी कि कोई, आप देखेंगे कि किस तरह से इन लोगों के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। इसमें हमारे जितने भी सियासी कायदेन हैं उनको आज की इस नौजवान की मौत के बाद ऐसे ओहदों को लात मारनी चाहिए जिस ओहदे की सुनवाई ना हो, जिस ओहदे को गवर्नमेंट पहचाने ना। और हमने, मेरे उन साथियों ने लोगों से वोट लेकर बने हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती कि हम आवाज उठा रहे हैं और हमारी आवाज को जो है वो कोई उस आवाज को कोई मान नहीं रहा है। बज़मी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरे छोटे अजीज मेरे भाई हैं जीशान जी, इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग होते हैं बज़मी साहब, फरीद मलिक साहब की तरफ मुझे लगता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वो जल्दी जुड़ेंगे। बज़मी साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब पुंछ तशरीफ लाए, और जीशान साहब आप सुनिएगा जरा मेरा सवाल। अभी डिविजनल कमिश्नर पुंछ आए और कुछ लोगों ने डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात की और उनसे ये कहा कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए। ये मैं बज़मी साहब से सवाल करूंगा, बज़मी साहब मेरे ख्याल से जुड़े हैं, और बज़मी साहब डेलीगेशन, बज़मी साहब जी, अभी डिविजनल कमिश्नर जब पुंछ आए तो आपके पुंछ के 2-3 डेलीगेशन ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए। क्या वो लोग अपने घर में किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं कि जब उनकी मौत होगी और इलाज के लिए अगर वो बीमार है मुगल रोड के जरिए कश्मीर पहुंचाया जाएगा, तब उनको एहसास होगा हमारी मौत, हमारे आम लोगों की मौत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप डिविजनल कमिश्नर से कहते हैं कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए, आपके वुकला मिलते हैं, आपके कलीग मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए। आप जरा ये बताइए कि वुकला जो है हमारी सोसाइटी का सरमाया है, आप अगर इतने कमजोर और माजूर साबित होंगे, आम लोग कहां जाएंगे वकील साहब? जमरुद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट को हम अगर छोड़ देंगे तो फिर हम बात वो करेंगे जो लोगों के हक की होगी। अगर हमारे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है तो हम तो आवाम की बात तो कभी नहीं करें, हम तो वो बात करेंगे जो हमारे हित की है, जो हमारे हक की है। मुझे आपसे क्या लेना देना है? अगर मुझे कोई चीज जीशान से मिल रही है तो मैं जमरुद मुगल को क्या करूंगा? बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मैं विद फुल कन्विक्शन में कहूंगा कि मैं ये सोच रहा था कि जमरुद मुगल ने अपने चैनल का नाम हल्ला बोल क्यों रखा, नहीं होना चाहिए था और कुछ। लेकिन मैं आज चैनल पे सभी लोगों को ये बोलता हूं कि वक्त आ गया है कि ऐसे कोई भी चीज किसी को नहीं मिलने वाली है जब तक हल्ला नहीं बोला जाए। और पुंछ में हल्ला बोल ही एक ऐसा लफ्ज है जो छीन के लेगा अपना हक। यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला कुछ। मैंने कल वो लम्हे जो मैंने अपने छोटे भाई इसहाक
खान के साथ बिताए हैं। जब मैं अपने आप को उस 108 एम्बुलेंस में देख रहा था कि अगर इस तरह की इंसान किसी को भी परेशानी होती है और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मुहैया होगी और जब उसकी जो सैचुरेशन है 20 पे पहुंच रही होगी और जब इंसान को ये पता है कि मैं अब नहीं रहने वाला हूं, रीडिंग खुद देख रहा है कि मैं 20 पे हूं, 30 पे हूं, तो वो आदमी जो इस वक्त ये चैनल देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि आपके हाथ पे ऑक्सीमीटर है और वो 30-35 दिखा रहा है और आप सोचिए कि आपके पास ऑक्सीजन का सिलेंडर सिर्फ 10% ऑक्सीजन बची हुई है, उसके बाद ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलने वाला है, तो आप किसको दोष देंगे? उस डॉक्टर को जिसने वो सिलेंडर लगाया और आपको मास्क लगाया है, या उस निजाम को जिसने आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है? हमने हॉस्पिटल मांगा, डॉक्टर नहीं मांगे। हमने सीटी स्कैन मांगी, हमने रेडियोलॉजिस्ट नहीं मांगा। हमने यहाँ पर 13 वेंटिलेटर लाए, लेकिन हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है। हमारे पास यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो खत्म हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे मशीनें जो है वॉशरूम के अंदर पड़ी हैं, पिछले 2 साल से खत्म हो गई हैं, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। मुझे बताइए, आप गाड़ी लेकर अपने घर में रख रहे हैं, आप चलाना नहीं जानते हैं, मुझे बताइए उस गाड़ी को लेने का आपका बेनिफिट क्या है? और हम दोष देते हैं कि जनाब हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के 2 प्लांट हैं, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ऑक्सीजन के 2 प्लांट हैं। एक प्लांट पिछले 1.5 साल से उसकी पाइपें लग रही हैं इस हॉस्पिटल के अंदर। मैं नहीं कहूंगा कि 5 दिन के अंदर है। निजाम गलत है। क्या हम लोगों ने, जो किसी अटेंडेंट के पास गया, एज ए अटेंडेंट गया होगा पेशेंट के पास, क्या उसने वो पाइपें नहीं देखी? 3 ग्रीन कलर की, येलो कलर की और दूसरी, क्या उसने पूछने की यहाँ पे जहमत नहीं की कि भाई साहब इसमें ये फ्लो, ये नाइट्रोजन गैस कब आएगी? हम सिर्फ क्या कहते हैं, वो वहां पे पाइपें लग रही हैं। समझिए कि अगर वायरस इसका स्कोप बढ़ता है, अगर आप इस वक्त फिजिशियन की बात कल जो उन्होंने कही है कि जिस तरह से इंपैक्ट बढ़ रहा है, तो भाई साहब 10 दिन के बाद अगर ये फ्लो ऐसे बढ़ेगा तो यहां पर हॉस्पिटल में कोई नहीं आएगा। डिफेक्ट सिस्टम है, आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। क्या 70 सिलेंडर से आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ चलने वाला है? भाई साहब 70 सिलेंडर आप रोटेशन में रख रहे हो और चलाने की बात कर रहे हो प्लांट की, जिसमें एट ए टाइम आपको 10 से 15 सिलेंडर बल्क में चाहिए। वेंटिलेटर कह रहे हो आप जनाब चलाओ, कौन चलाएगा 24 घंटे 24/7? कौन सा आपका एनेस्थीसिया है जो एक टूल के ऊपर बैठेगा और उसको मॉनिटर करेगा? भाई साहब ये सिस्टम है, इसके लिए हमें अपने आप को दोष देना है। कल हम सब लोग, मैं आपसे माजरत करता हूं, कल हम सब लोग चॉपर मांग रहे थे। जीशान ने फोन किया, मैंने फोन किया, और मैं आपको बताऊं कि पवन हंस वालों को जब फोन किया मैंने, तो उसने कहा कि भाई साहब जब एक बार सॉटी लेकर आप गए थे, उसी पायलट की 5 दिन पहले कोरोना से डेथ होगी और दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। हमने हर मीटिंग में कहा हमें एयर एम्बुलेंस दो। उन्होंने कहा जनाब ये सिर्फ अपने आप का वो अपना नाम ऊंचा करने के लिए एयर एम्बुलेंस मांग रहे हैं। अब लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि जो 5 साल पहले हमने बात उठाई थी कि हमको एयर एम्बुलेंस चाहिए, अगर एक एयर एम्बुलेंस यहाँ पे होती, वो सिर्फ पुंछ की होती, वो पुंछ का पेशेंट उठा के ले जाती, वो किसी और के लिए नहीं होती। आज पॉलिटिशियन ही नहीं है भाई साहब। अब कौन पॉलिटिशियन है? यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है। यहाँ किसी की नहीं सुनने वाला। एलजी साहब हैं होल सोल। कहाँ गए वो प्रदीप शर्मा जी? कहाँ गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर? कहाँ गए वो कांग्रेस के? कहाँ गए पीडीपी के? सब खत्म हो गया। अब जब वो करने की बात सोच रहे हैं, उनके हाथ में वो कटोरा जो मैंने कहा था वो खाली है। अब वो कटोरा भरने वाला नहीं है। अब आप चापलूसी मत कीजिए। अब आप वही टैंकी और बाथरूम लेने के लायक ही हैं जो हमारे बीडीसी और डीडीसी लोग मेंबर मांग रहे हैं। और मैं बड़े ही ये मतलब मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि जो एम्बुलेंसेस यहाँ पर दी गई उसमें कोई बोरियां ले जा रहा है, कोई पैसेंजर ले जा रहा है, कोई लकड़ ले जा रहा है। जब फायरिंग होती है पता चलता है कि उसका टायर पंक्चर है, उसका ड्राइवर अवेलेबल नहीं है। भाई साहब किसको आप दोष दोगे? किस सिस्टम की बात कर रहे हो आप? जी 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 बज़मी साहब मैं आता हूं आपकी तरफ। एडवोकेट सज्जाद अहमद साहब हैं। सज्जाद साहब आपके बहुत गहरे मरासिम रहे हैं इसाक साहब से, और मैं कल से कुछ दोस्तों से सुन रहा हूं कि आप गहरे सदमे में हैं। जरा आप याद करिएगा उनके साथ बिताए हुए अपने कुछ पल सज्जाद साहब, और कहाँ हम फेल हो जाते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमें अपने इस चैनल पे आज बुलाया यहाँ पे। सबसे पहले मैं आज मोहतरम जो मरहूम हमारे असाद साहब हैं उनके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब करे और लवाकीन को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं ये कह बताऊँ आपको कि साग साहब हमारे एक मेरे बड़े गहरे रस्म उनसे रहे और हमारे एक बड़े लीडिंग लायक थे हमारे यहाँ की। तो क्रिमिनल केसेस में वो अक्सर यहाँ पे जो थे वो अपनी उनकी एक छाप थी उनके अंदर। तो साग साहब का एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से वो अपनी जो है वो अपने प्रोफेशन में जो थे वो रहते थे और उनका हर एक से जो समाजी लिहाज से कहूँगा एतबार से या कि मैं सियासी एतबार से कहूँगा कि उनका एक अपना बड़ा मकाम था। और बदकिस्मती है हमारी ये कहूँगा मैं आज के एक उस शख्सियत को हम यहाँ पे खो गए हैं आज, कि जिसको आज यहाँ मैं नहीं बल्कि यहाँ पुंछ की सारी अवाम जो है आज याद कर रही है। और उनके साथ जो मेरे बीते हुए लम्हात हैं, तो मैं ये कहूँगा कि एक बहुत मेरे करीब में जब वो रहे तो उनके बड़े भाई की तरह हमारे रिलेशन रहे और हमारे जो उनके प्रोफेशनली हमारे जो बीच में रहा है उनके साथ, तो वो भी एक बहुत बड़ा गहरा तल्लुक है। क्यों अक्सर जो भी छोटा मोटा कहीं पे प्रोफेशन के लिहाज से कहीं पे गाइडेंस लेनी पड़ती थी तो अक्सर मैं उनसे जो है वो मशवरे करते रहता था। बाकी एक चीज जो मैंने आपने कही कि ये कहाँ तक, तो ये एक मैं एग्री करूंगा जीशान भाई की बात से कि उन्होंने जो कहा कि जिम्मेदारी तो हमारी भी है, समाज के अंदर बनती है, हर शख्स की बनती है। मगर बदकिस्मती ये है कि जब से यहाँ पुंछ के अंदर ये लास्ट 2 साल से जो कोरोना की वबा जो यहाँ पे भी एक फैली हुई है और इसमें जो है हमारी जो जिला इंतजामिया जहाँ पे नाकाम रही है, वहां पे हमारे जो सियासी काहिदीन हैं वो भी यहाँ पे जो है वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये है कि जीशान भाई ने कहा कि जब हम ऑफिसरान के ऑफिस के बाहर तक पहुंचते हैं तो वहां तक जो हमारे सियासी कायदीन होते हैं वो वहां तक हमें साथ ले जाते हैं, जब अंदर हम जाते हैं तो वो हमें बाहर ही छोड़ के चले जाते हैं। अंदर क्या गुफ्तगू हो जाती है वो हमें मालूम नहीं है, ये हकीकत है, इसमें शक नहीं है। अलबत्ता ये है कि जो इस चीज से मैं एग्री करता हूँ जीशान भाई, बाकी समाज के अंदर हर फर्द की जो है वो जिम्मेदारी है। हम इतनी कीमती जाने जो है वो दिन ब दिन जो खोते जा रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसमें कहीं ना कहीं नाकाम जो है वो दिखाई दे रही है। जी सजाद साहब, जीशान साहब, जब अच्छे दिन थे हमारे तो आपने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी थी। माइक ऑन करिएगा जीशान साहब। जी मैं सुन पा रहा हूँ। जब अच्छे दिन थे तो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू थी। क्या इन खराब दिनों में, बुरे दिनों में, जो बॉर्डर एरियाज के, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस यहीं शुरू की जा सकती? क्या आर्मी के लिए, मैं फरीद साहब की तरफ भी आऊंगा, क्या आर्मी 1-2 ऐसे हेलीकॉप्टर यहाँ पे आर्मी अपने तौर पे शुरू नहीं कर सकती? सर, जहां तक आपने हेलीकॉप्टर्स का सवाल किया, मैं इस पे पहले एक शेर ही कहूंगा क्योंकि शेर में पूरी बात समझ आती है कि कभी सागर की गहराई में जाने की तमन्ना है, कभी आकाश के तारों को पाने की तमन्ना है, और अभी हम सीख ना पाए जमीन पर चैन से रहना, और सुना है चांद पर भी घर बनाने की तमन्ना है। अभी हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है और हम बातें कर रहे हैं जहाजों की। हकीकत ये है जनाब कि इस वक्त जो हमारा पोजीशन है, इस वक्त जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की, हमें आज 70 सालों में अपनी हेल्थ जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है हेल्थ डिपार्टमेंट की, वो भी पूरी मुयसर नहीं है के आईने में देखा जाए। अगर आप कहेंगे तो मैं एक रेलेवेंट रिकॉर्ड के साथ आपके साथ बात करूंगा, और मैं बिल्कुल वो बात करूंगा जो कानूनी ज़ाब्ते के अंदर होगी, तय ज़ाब्ता होगी। और इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है, मैं अवाम के लिए भी, क्योंकि हम सब लोगों को मिलके, ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या लेकनाज हैं और क्या क्या ठीक होना चाहिए। मैं आपको बताऊं भाईजान, ए ग्रेड कंसल्टेंट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूंगा मैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ए ग्रेड कंसल्टेंट जो है उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 5 जी।
ए ग्रेड, जिनमें से 2 हैं और 3 जो है वो पोस्ट वेकेंट पड़ी हैं जी। बी ग्रेड कंसल्टेंट हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ 42, 21 हैं और 21 नहीं है। मेडिकल ऑफिसर सैंक्शन स्ट्रेंथ है 130, 56 है, 74 नहीं है। डेंटल सर्जन है सैंक्शन स्ट्रेंथ 24, 6 हैं और 18 नहीं। ये है जनाब हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, और इसमें भी आप देखेंगे पेडियाट्रिक्स का हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजी का हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, एनेस्थीसिया के पूरे डिस्ट्रिक्ट में 3 डॉक्टर्स हैं। जो ऑक्सीजन प्लांट ये 2-2 करोड़ के लगा रहे हैं, इनने क्या अपने मरने पे लगाने हैं ये प्लांट? 3 एनेस्थीसिया के डॉक्टर, अगर 8-8 घंटे भी एक डॉक्टर ड्यूटी देगा जमूर साहब दिन में, तो 24 घंटे में आप सिर्फ एक वार्ड चला सकते हैं। बिल्कुल। आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस ही नहीं है कोई भी, तो टेक्नीशियंस के बगैर कौन ऑपरेट करेगा इतने बड़े सिस्टम को? और सर ये हमारी भी एक प्रॉब्लम है। अब बेचारा एक डॉक्टर जो है उसके ऊपर आपने 200 या 300 पेशेंट डाल दिए। यहां तो वो बात भी नहीं है। यहां पे आप समझे कि वी हैव ओनली 2 A ग्रेड कंसल्टेंट डॉक्टर्स हु आर सर्विंग मोर देन 4.50 लाख पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुंछ। ये सवालिया निशान है तमाम उन लोगों पर जो आज तक हमारी रहनुमाई करते रहे, जिन लोगों ने हमें अंधेरे में रखा, और बीजी से जब वो वापस पुंछ की तरफ आते थे तो लगता था कि ये पुंछ के लीडर हैं। अदरवाइज इलेक्शन के नजदीक वो लोग आते थे, लेकिन उसके बावजूद जो भी बीच में दरमियाना 4-5 साल का वक्फा होता था तो वो जो है वो जम्मू में गुजारा करते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं। दूसरी बात जमूर साहब, आज आप देखें कि मैंने एक लेटर पिटीशन मुबीन साहब और मैंने मिलके लिखी हुई है चीफ जस्टिस ऑफ J&K को, उस पर अभी तक हमें कोई भी जो है जवाब नहीं आया। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो पिटीशन हमारी कंसीडर हो। जैसे ही वो पिटीशन कंसीडर होगी, आई कैन ओनली प्रॉमिस दैट वी विल अपोज, एक्सपोज एंड डिपोज द मेडिकल डिपार्टमेंट in the court of law. We will not only expose them, but we will request Honorable Chief Justice of Jammu and Kashmir to deliver justice to the we people residing in border district Punch. जमूर्त भाई मैं आपको बताऊं, एयर एम्बुलेंस का जहां तक सवाल है हमने ये भी मेंशन किया है उसमें, लेकिन इसके एक्सपेंसेस कहां से मीट होंगे? और जमूर्त भाई आपने कहा जब अच्छे दिन थे तो चॉपर चलते थे। मैं आपको यहां पे भी एक बात बताऊं, अच्छे दिनों में भी चॉपर जो थे वो उन ब्यूरोक्रेट्स के लिए थे जिनको हफ्ते में घर आना होता था, जो एक दिन के लिए जम्मू आते थे, शाम को वापस चले जाते थे, क्योंकि सारा जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो डीसी ऑफिस था, और डीसी ऑफिस में उसी की रसाई होती थी। वही बंदा वहां पहुंच सकता था जिसके तल्लुकात एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे होते थे। मेरे जैसे बेचारे को तब भी गेट के बाहर धक्के दिए जाते थे, और आज भी दिए जाएंगे गालिबन अगर मैं जाऊंगा। और जहां तक आपने एम्बुलेंस की बात कही जमूर्त भाई, जो इस वक्त हमारे कमांडर हैं 93 इन्फेंट्री के, चाहे वो हमारे नॉर्दर्न कमांड के यहाँ के जीओसी हैं, हमारे रजौरी पुंछ में विक्टर फोर्स के जीओसी हैं, हमने सबके नोटिस में बातें लाई, लेकिन उन्होंने कहा हमारा प्रोटोकॉल है आर्मी का, ये जो कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से हम मेडिकल इमरजेंसीज में अपने प्रॉपर्स को नहीं यूज कर रहे, हमारे आर्मी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या आर्मी के जो जवान हैं या पायलट्स हैं उनके साथ कोई इशू ना हो जाए। मैंने उनके साथ टेकअप किया था ये इशू। जी मुबीन साहब, चूंकि वुकला हजरात इस पैनल में ज्यादा हैं, मुबीन साहब ये आफ्ताब गनई साहब हैं, ये आप तमाम जितने वुकला यहाँ पे हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं, लेकिन मुबीन साहब आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं बज़मी साहब की तरफ आऊंगा। ये कह रहे हैं कि सारे रिस्पेक्टिव एडवोकेट्स जो हैं ये चाहते हैं कि मुगल रोड खुले, लेकिन एक्स बार प्रेसिडेंट आपके पुंछ जो हैं वो कह रहे हैं कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए। मतलब ये तर्क क्या है? आप वकील हैं, वकील तो तर्क पे बात करता है, कानून पे बात करता है। मुबीन साहब, अगर मुगल रोड खुलनी चाहिए तो हमारे पास 100 तर्क हैं कि मुगल रोड क्यों खुलनी चाहिए, नहीं खुलनी चाहिए, इसका क्या तर्क हो सकता है आपके एक्स प्रेसिडेंट के पास? मुबीन साहब। देखिए जमूर्त भाई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई वुकला हजरात कुछ इस तरह की बात कर रहे होंगे कि जो मुगल रोड नहीं खोलनी चाहिए। अगर देखा जाए तो मैं अपने लिए ही कहना चाहूंगा, तो सबसे पहली आवाज उठाने वाला मैं ही था कि मुगल रोड को मेडिकल एक्सिजेंसीज के लिए इमीडिएटली ओपन कर देना चाहिए। ठीक, क्योंकि इस वक्त हम इस तरह जूझ रहे हैं, ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि बाकी चीजें चलती रहेंगी, हम यहाँ से सैर करने को भी जाएंगे, हम बाकी चीजें भी करेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है। इस मेडिकल इमरजेंसी को ओवरकम करने के लिए सबसे पहले मुगल रोड की ओपनिंग मैंडेटरी है और बहुत जरूरी है। मतलब अब कौन कहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है,
इसका तो कोई इल्म मुझे है नहीं, लेकिन अगर मेरा अपना पर्सनल व्यू लिया जाए तो मैं यही कहूंगा कि इसको इमीडिएटली इट शुड बी थ्रोन ओपन फॉर मेडिकल एग्जिजेंसीज। मेडिकल एग्जिजेंसी इसलिए, जैसे कल हमारे इसहाक भाई की बात करें, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनके साथ जो हुआ कल किसी और हमारे भाई के साथ हुआ है, उससे पहले किसी और के साथ, और आने वाले दिनों में ये पता नहीं किसके साथ होगा, मेरे साथ होगा और जितने लोग हैं सबके साथ होगा। अगर ये मुगल रोड का एक छोटा सा ही एक ऑफर है, अगर ये हमारे लिए ओपन हो जाए तो इससे जो कोई मेडिकल इमरजेंसी या एग्जिजेंसी है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। और उस ये है कि उसमें यहाँ से रजौरी जाने से हमें अगर लगता है कि सोरा में हमें जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो फार बेटर मिलेंगी, उसका ये रीजन है कि हमारा जो जीएमसी है वहां भी जो ये मेडिकल ऑफिसर का जो डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी रीजन्स हैं। अगर देखेंगे स्कीम्स में जाएंगे तो वहां हमें हर स्पेशलाइज मिलेंगे। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई वायरोलॉजिस्ट हमें चाहिए, एपिडेमिक डिजीजेस का कोई एक्सपर्ट चाहिए, तो उस वक्त कोई हमें राय देगा किस तरीके से देगा, तो वो सारी चीजें, वो फैसिलिटीज हमें वहाँ अवेलेबल है। तो ये चीज अगर किसी ने कही है तो मैं तो कहूंगा कि वो उसकी जहालत है, वो उसकी गलत सोच है कि वो ऐसा सोचता है। मुगल रोड को तो इमीडिएटली ओपन कर देना चाहिए। बजमी साहब में आपकी तरफ जी जीशान साहब आप कुछ कह रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, शायद मेरे को लगता है इसका जवाब मुझे खुल के देना चाहिए। ये जनाब दो आइडियोलॉजीज की जंग है। जो आपने मुगल रोड पे हमारे कुछ शरपसंद अनासिर की इन बातों का जिक्र किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जाके क्या बात कर रहे हैं, वो कोई भी हो, XYZ, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मौत भी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हकीकत ये है, ये RSS के एजेंडा को फर्दर किया जा रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ मुगल रोड को बंद रखने का मकसद ये है कि यहां पर जनाब इनके बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत ना हो। क्योंकि जब से मुगल रोड खुली है, पहले लोग इसलिए डरते थे वहां शादियां करने से क्योंकि हमारे पास जो रूट था वो ऐसा नहीं था जिसमें हम कन्वीनियंटली जो है वो कश्मीर पहुंच जाएं या वो वहां के लोग यहां आ सकें। इनको हमारे कल्चरल को एग्जिस्टेंस जो है उनसे प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहां पे कहूंगा जनाब कि अगर ये कहते हैं कि वहां से टेररिज्म आएगा इसलिए बंद रखो, वहां से ड्रग्स आते हैं इसलिए बंद रखो, फिर तो हिंदुस्तान की हर नेशनल हाईवे को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और मैं भी यहाँ ये बात बिल्कुल खुल के कह सकता हूं कि यहाँ के लोग अगर कुछ पीते भी होंगे, जहां तक मेरे को सुनने में आता है हमेशा कि वो चरस पीते हैं। ये पाउडर जो है ये तो पंजाब से, हरियाणा से आ रहा है। यहाँ पे जो ये पाउडर जिसकी ये बात करते हैं कि ये ब्राउन शुगर और कोकेन, ये तो बाहर से आ रहा है। तो ये कौन से बॉर्डर से आ रहा है? लखनपुर बॉर्डर से। आप लखनपुर बॉर्डर को बंद कर दीजिए, अगर आपने करना है तो लखनपुर बॉर्डर को बंद कीजिए। आपने 2 रोड्स का मैं यहां जिक्र करूंगा जमूर साहब, ये मुगल रोड के साथ ही सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जम्मू को कश्मीर के साथ कनेक्ट करती है, जम्मू प्रोविंस को, और इनको प्रॉब्लम है। सिंथन टॉप भी एक ऐसा ही रोड है दक्षिण मड़वा से, जो लोगों को जो वाड़वन दक्षिण मड़वा के लोगों को जो कनेक्ट करता है अनंतनाग के साथ, सिंथन टॉप रोड, वहां पर भी बिल्कुल यही इनने मॉडस ऑपरेंडी अपनाई हुई है जनाब, कि वहां से टेररिज्म आ सकता है, वहां से ड्रग आ सकते हैं, वहां से ये आ सकता है और अपने मुफाद के लिए ये यूज कर सकते हैं। मैंने कल भी ये बात की थी, मैं आज आपकी वसादत से भी ये बात कहना चाहता हूं, आइदर आवर लेफ्टिनेंट गवर्नर इज इनकेपेबल और ही इज मिसलेड। यहां तो उनको कुछ पता नहीं है, यहां उनको कुछ आता नहीं है, या उनको जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत बताया जा रहा है। क्योंकि मुगल रोड ये आज का रूट नहीं है कोई, ये कितना पुराना रूट है, ये तो हमने सिर्फ रिस्टोर की है 70 साल के बाद। और आप खुद बताएं मेरे को, कोई भी हुकूमत, कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है उसका फायदा लोगों के लिए हो तभी बनाती है ना। ये तो आपने एक पर्टिकुलर एजेंडे के तहत कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने के लिए आपने क्या कर दिया, मुगल रोड बंद की, कि जिसके पास ST सर्टिफिकेट होगा वो वहां चला जाएगा, जो नॉन ST होगा उसको नहीं जाने देंगे, जो मेडिकल इमरजेंसी में मरेगा वो मर जाए, तो जिसके पास ST सर्टिफिकेट होगा। और ये सिर्फ प्रोपेगेंडा गुजर पहाड़ी का चलाने के लिए, मैं बिल्कुल वाजे कहूंगा, बिल्कुल तार तार करके कहूंगा कि हमें लड़वाने के लिए ये एक षड्यंत्र है। यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसी तरह से यहाँ के लोगों के अंदर शर पैदा करके रखें, डिवीजन क्रिएट करके रखें, कि ये लोग जो है इकट्ठे ना हो सके। यहीं पे लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो गुज्जर पहाड़ी के नाम पे सियासत करते थे, आज उनके लीडर कहां पर हैं? कोई गुज्जर लीडर किसी गुज्जर के पास जाके अस्पताल में नहीं मिल रहा, और कोई पहाड़ी लीडर पहाड़ियों को नहीं मिल रहा। इस वक्त लोग सफर कर रहे हैं जमूरत भाई, मेरे को अफसोस होता है कि आप देखें कि हम ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं, हमारे पास पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 60 एम्बुलेंसेज हैं लेकिन 60 ड्राइवर्स नहीं है जी। हमारे पास
ये हालात है कि हमारा भाई, मैंने जब उनकी वीडियो देखी, खुदा की कसम मेरे से रहा नहीं गया और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि हम अगर एक सीनियर सिटीजन को, एक लॉ नोइंग सिटीजन की जान नहीं बचा सके और हम एक चॉपर अरेंज नहीं कर सके, तो आप मुझे बताएं कि हम लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। जमूरत भाई, मैं माजरत खा हूं आपसे, लेकिन मैं ये आपके चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं, तमाम पैनलिस्ट से भी, गुज्जर पहाड़ी के नाम पर जो भी आपके पास सियासत करने आए या नाली डंगे की सियासत करने आए, तो आप समझ लीजिए कि आप नाली डंगे नहीं बना रहे, आप अपने कब्रें बना रहे हैं वहां पर। क्योंकि आज हमें हॉस्पिटल की जरूरत है, तो गुज्जर पहाड़ी के नाम पर वोट देने का हमें क्या फायदा हुआ? आज हमें रोड की जरूरत है, इस कनेक्टिविटी की जरूरत है, गुज्जर पहाड़ी के नाम पे हमें वोट देने का क्या फायदा हुआ? और अगर इन लोगों की बात सरकार नहीं सुनती, जो एक्स लेजिस्लेटर्स हैं, और ये जो झुंझुना इनको डीडीसी पीडीसी को दिया हुआ है कि आप कर लें जी, ये क्या, इनने क्या किया? इस वक्त जब हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, जिस वक्त हमारी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया जा चुका है, जिस वक्त हमारे तमाम इख्तियारात जो हैं वी द पीपल, प्रेम्बल के जो हमें इख्तियारात मिले थे, वो सारे इख्तियारात उठा के ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में दे दिए गए हैं। एक डीसी का साइन जो है वो ये फैसला करेगा कि इसहाक जो है वो ट्रीटमेंट के लिए राजौरी जाएगा या मुगल रोड जाएगा। मैं यहां पे कहना चाहता हूं, मैं आपके चैनल की वसादत से कहना चाहता हूं, और मैं अपने साथी वकला हजरात से ये गुजारिश भी करूंगा, 156 सब सेक्शन 3 के तहत आप कोर्ट में मुकदमा दायर कीजिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ और सीएम ऑफ पुंछ के अगेंस्ट, कि अगर मेडिकल एक्सरजेंसी थी तो हमारे पेशेंट को जो है वो श्रीनगर स्किम्स में रेफर करना चाहिए था, ना कि जीएमसी में, रजौरी में। क्योंकि अभी रिसेंटली भाई सिस्टर की भी डेथ हुई मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से। इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जब तक एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स वहां पर ना हो, तब तक बिल्कुल आप ऐसे जो है किसी को ज्यादा ऑक्सीजन चढ़ा के मार रहे हैं, किसी को कम ऑक्सीजन दे के मार रहे हैं, और सैचुरेशन लेवल हमारा कभी गिर रहा है कभी चढ़ रहा है, क्योंकि वहां है ही नहीं कोई ट्रेंड डॉक्टर। 3 डॉक्टर हैं, उनसे पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं संभल सकता। जमूर साहब, इस पे गौर करने की बात है। क्या इफ्तिखार साहब, जैसे जिशान ने ये बात बड़ी अहम बात कही कि भाई ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तय करेगी अब कि जमूरत मुगल अगर बीमार है, इफ्तिखार बज़मी बीमार है, डीसी सीएमओ ये तय करेंगे कि इनका इलाज कहाँ होगा। हम हमारे घर वाले ये तय नहीं करेंगे कि इसका इलाज बेहतर से बेहतर हो, डीसी ये बताएगा कि इसका इलाज कहाँ से होना चाहिए। मैं आपको बताऊं जिशान साहब, मैं खुद तकरीबन 2 घंटे कोविड वार्ड के अंदर रहा हूं। इफ्तिखार साहब आप सुनिएगा, आप इसका जवाब देंगे। मैं 2 घंटे कोविड वार्ड के अंदर रहा, 2 घंटे में कोई डॉक्टर नहीं आया, और मैंने वहां पे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो है वो कोविड वार्ड में नहीं आता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में जाएं तो जो पुरानी ओपीडी है, नीचे डॉक्टर साहब बैठते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर वो वार्ड बनी हुई है कोविड वार्ड, वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं। बहुत जूनियर, मुश्किल से 22, 23, 24, 20 साल के बच्चे बच्चियां जो है, लड़के लड़कियां, वो अंदर जाती हैं। उन्हें क्या पता बेचारों को सैचुरेशन क्या है, ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। जैसे जिशान ने कहा भी, तो डॉक्टर्स किसी पेशेंट को नहीं देख रहे हैं। इसहाक साहब की जान इसलिए भी गई कि भाई डॉक्टर नहीं देख रहे थे। डॉक्टर की नेग्लिजेंसी तो है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन है कि भाई आप उनको कश्मीर ले जाइए, चॉपर का इंतजाम करिए, वो नहीं किया। तो हम बज़मी साहब दोनों जगहों पे फेल हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फेल है, अस्पताल की जो इंतजामिया है वो भी फेल है। इफ्तिखार साहब। देखिए जमरुद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकली जो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। देखिए, अगर आप इस वक्त डाटा देखेंगे, जीशान भाई भी आपको बताएंगे, मुबीन भाई और सजाद भाई भी बताएंगे कि कश्मीर में कोरोना के केसेस कंपैरेटिवली जम्मू से ज्यादा हैं, लेकिन कश्मीर में डेथ रेट सबसे कम है और डेथ रेट जम्मू में सबसे ज्यादा है। क्यों? इसलिए कि कश्मीर वालों ने कभी कटोरे को खाली रहने नहीं दिया, उसको पकड़ा और भरवाया। ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा प्लांट फंक्शनल कश्मीर में है, स्कीम्स कश्मीर में है, सोरा कश्मीर में है, सब कुछ कश्मीर में है, स्पेशलिस्ट कश्मीर में है, सब कुछ कश्मीर में है। तो कश्मीर को खोलो भाई साहब, हमें कश्मीर ही जाने दो। मुगल रोड को बंद रख के आप मौत का दरवाजा खोल रहे हो। आप मुगल रोड को खोलो, मॉर्टेलिटी रेट जो पुंछ का है टोटली खत्म हो जाएगा। कोई भी आदमी कोरोना से नहीं मरेगा, हर आदमी को वेंटिलेटर मिलेगा, मिलेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलेगा।
मुझे आप बताइए, कश्मीर में मुझे नहीं याद है कि डॉक्टर तबके में से मैंने नहीं अभी तक सुना है कि ज्यादा डेथ्स हुई है। डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा इलाज वहां हो रहा है। क्यों? उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। जम्मू वाले इस वक्त कर्ज कर रहे हैं कि हमारा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और डॉक्टर हमारा वहां है। वहां पे पुंछ का डॉक्टर सुशील शर्मा, जो पूरे जम्मू कश्मीर के कार्डियोलॉजिस्ट का जो माना जाता है और जो सबका इलाज कर रहा है, और हम लोग भी उसी के रहमो करम पे अगर जाएंगे तो जम्मू जाएंगे, वरना हमें कश्मीर ही जाना होता है। आगे के लिए हमारा कहीं जाने का वो गुजारा नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, कल डॉक्टर मोकमदीन जी हैं जो हमारे एनेस्थीसिया है, वो कहते हैं जनाब मुझे बताओ, मैं सिंगल डॉक्टर हूं एनेस्थीसिया, एक आदमी की मैं ऑक्सीजन फिक्स करके आता हूं 5 लेवल पे, दोबारा वापस जाता हूं 10 पे होती है। वो उसका क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते हैं। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ज्यादा ऑक्सीजन देने से पेशेंट ठीक नहीं होगा। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन दोगे आपके लंग्स काम करना छोड़ देंगे और आप जो है बज़मी साहब जुड़ेंगे। मैं सजाद साहब आपकी तरफ आ रहा हूं। आप एक्स जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन हैं, बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। आप ही के जैसे आफ्ताब गनई साहब ने भी बात की, और मुझे भी इस बात का इल्म है, आपको भी इस बात का इल्म होगा कि आप ही के एक एक्स प्रेसिडेंट जो हैं, बार प्रेसिडेंट, वो वफद लेके जाते हैं और डिविजनल कमिश्नर से ये कहते हैं कि मुगल रोड नहीं खुलनी चाहिए। इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? सजाद साहब। डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये कहूंगा कि अगर ऐसा किया है तो ये तो सरासर गलत है कि ऐसी बात वैसे भी कि ऐसा डेपुटेशन डिविजनल कमीशन के पास लेके जाना ही नहीं चाहिए। अगर गए ही तो ये तो गलत है। ये हमारे पुंछ के लोगों के मसाइल के जो हमें उबारने चाहिए कि इनको दबाना चाहिए, ये तो सरासर मैं कहूंगा गलत है। अगर ऐसा किया है कि उन्होंने कोई डेपुटेशन डिविजनल कमीशन को दिया है, उसके अगर बदले में अगर वो ये कहते कि मुगल रोड को आप ओपन कर दो, मुगल रोड के खुलने से हमारे लोग या उनको यहाँ के पुंछ के लोगों के 2 डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, इनको फायदा मिलेगा, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा बेहतर रहता। अगर ऐसी कोई बात की है उनने, किसी के नॉलेज में है अगर, तो मैं ये इसको सरासर गलत कहूंगा कि ये गलत है। क्योंकि इस रोड के ही खुलने से हमारे पुंछ और लोगों रजौरी के लोगों को जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज जो ही वो मिल सकती है। क्योंकि जम्मू में हमें जाना, यहाँ से 6-7 घंटे लगते हैं जम्मू में पहुंचने तक, तो यहाँ मुगल रोड जब खुली होगी तो हमारे लोगों को यहाँ से 2, 3 या 4 घंटे लगेंगे कश्मीर में जाने के लिए। तो इसमें जो है मैं ये कहूंगा कि जहाँ पे हमारे इन लोगों की जो ऐसे लोग ये डेपुटेशन लेके जाते हैं तो या एडमिनिस्ट्रेशन की जो बात ये करते हैं, यहाँ गवर्नमेंट की बात करते हैं, उनके रहमो करम पे जो चल रहे हैं, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लोगों का नुकसान है। अगर आपके सामने ही रोजमर्रा ये जो है कि जाने जा रही है, इतनी कीमती जाने जा रहे हैं, आपके सामने हमारे एसोसिएट जनाब ये इनकी जो डेथ हुई है ये सामने दिख रहा है, वो तो मुगल रोड खोलने में इनको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे कोई इतनी जगह जो है, जैसे कि कहा कि ये लखनपुर को, यहाँ जीशान भाई ने कहा कि लखनपुर को बंद करना चाहिए अगर आपको इतना है तो फिर इसमें इनको यहाँ पे मुगल रोड खोलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके सामने जो जिला इंतजामिया है उसको सही ये दुरुस्त बताना चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ के लोगों की मुश्किलात कम होंगी या अगर रोड ये खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ सीजन की यहाँ पे जैसे कहा बज़मी साहब अभी कह रहे थे यहाँ पे ये डॉक्टरों को ही नहीं मालूम है कि कितना ऑक्सीजन किस पेशेंट को लगाना है यहाँ पे। तो अगर ये रोड खुल जाए तो इससे हमारे लोग जो हैं, ये जरूरी नहीं है कि कोविड की वजह से ही हो, इसमें दूसरी बीमारियों में मुब्तला कई लोग हैं हमारे जो उन बेमारियों की वजह से जो है जिनकी कीमती जाने हैं जो वो जा रही हैं। लिहाजा कि आपका जो ये मुझे पूछना है कि आपके जो है फार्मर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर किसी ने ऐसी बात कही है, अगर उन्होंने ये बात एडमिनिस्ट्रेशन से या डिविजनल कमीशन से रखी है तो ये सरासर नाजायज है। जी फरीद मलिक साहब, जरा ये बताइए कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेशन इंतजार किस चीज का कर रही है? क्या जब लाशें बिछेंगी, जब कैजुअलिटी के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर लोग ऑक्सीजन पकड़े हुए बाहर, जैसे हमें जम्मू के विजुअल्स दिखते हैं, तब जाके इनको कुछ होश आएगा? अभी तो इनके पास फिर भी वक्त है। हम ये कहते हैं कि ताखीर हुई है, इनसे गलतियां हुई है, इनसे देर हो गई है,
लेकिन अभी फिर भी वक्त है कि अगर ये अब संभलते हैं तो कम से कम जानी नुकसान होगा। फरीद मलिक साहब। मुगल साहब, आज मुझे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं बेहद दुखी और परेशान हूँ। आवाज निकली नहीं जा रही है, वो इस वजह से कि शायद ये वकला हजरात जानते हैं कि मेरे बड़े करीबी थे वो। बहरहाल मैं इस हवाले से बात करूं, जहां तक आपका सवाल है, ये जहां गवर्नमेंट और इंतजामिया की नाकामी है वहां हमारी भी नाकामी है। हम ये क्यों मजबूर हैं कहने पे कि हमने इतना नहीं हम कर पाए कि उसके लिए रोड नहीं खुलवा पाए। फरीद और साहब हम आपकी, फरीद साहब मैं बस इतना कहूंगा, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। आपकी हमारी सिविल सोसाइटी की नाकामियों की एक बहुत लंबी तारीख है। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हमारी सिविल सोसाइटी पिछले कई सालों से हमारे लिए कुछ नहीं कर पाई है। अब कुछ लोग सामने आए हैं जो बोलते हैं, बात करते हैं, वरना किस सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं फरीद साहब आप? सिविल सोसाइटी तो डीसी और एसपी के साथ फोटो खिंचवाने में मसरूफ होती है। उनको कहाँ हॉस्पिटल चाहिए, उनको कहाँ हमारे दर्द का पता है? बिल्कुल मुगल साहब, इसमें शक नहीं है कि हम कई सालों से, हमारे जो लोग हैं वो नाकाम हो चुके हैं कि हम ये बात कहने में कि हमें यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया जाए या कोई एजुकेशन की बात करें। इसमें कोई शक नहीं। आज राजौरी पुंछ में आप हालत देख रहे हैं, जिसकी जिंदा मिसाल जो है वो हमारे दो नौजवान, एक प्रोफेसर साहब चले गए और एक हमारे वकील साहब चले गए। ये हमने बहुत बड़ा सदमा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी मेरे भाई जीशान भाई जो बात बता रहे थे, मैं उनकी तायद करता हूँ। वो खुले दिल से ये बात कह रहे थे कि जहां पर यहाँ बात की जाए तो अक्सर इंतजामिया के पास उसकी कदर नहीं रहती कि कोई अगर हक की बात कहे। लेकिन अल्लाह के फजल से हमेशा हमने सच्चाई की तरफ लड़ा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। ये हम बाज़िया कहेंगे, चाहे हम गवर्नर तक मिले या डिविजनल कमिश्नर तक मिले, लेकिन यहाँ की आवाम को सिर्फ बेवकूफ बनाकर चाहे वो गवर्नमेंट के दौर में यहाँ मिनिस्टर आए हों, चाहे हालिया दिनों में जो डिविजनल कमिश्नर का दौरा था, सिर्फ ये टीएडीए के चक्रों में है। आपने हॉस्पिटल की हालात देखी होंगी कि ये आज से साल पहले वक्तन फवक्तन आप मेरी जब भी कहीं मीडिया प्रेस में देखोगे, ये कत्ल खाना का रूप इख्तियार कर चुका है हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। इसकी हालात इस कदर है कि यहाँ जब फायरिंग हुई बॉर्डर एरिया में, तो रात को ना ही उनके लिए कोई एम्बुलेंस मिली और ना ही उनको कभी जहाज मिला। इसमें शक नहीं कि हेलीकॉप्टर भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके राब्ते हों। हम तो एक आवाम में से एक समाजी, मतलब मेरा काम सिर्फ इतना है कि लोगों की आवाज उठाना, लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जिन लोगों के हाथ में पावर थी, उन लोगों ने आज तक इस आवाम का कुछ नहीं किया। हाँ, इतना जरूर किया कि गुज्जर, पहाड़ी और कश्मीरी को अलग करके और आवाम को बेवकूफ बनाकर आज जो है उसी पे अमल करते हुए, उसी सियासी नारे पे आज जो है बीजेपी भी उसी पे चल रही है और लोगों को लड़ा रही है। आज आप देखेंगे कि मुगल रोड कितनी इम्पैक्टेड हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि एक वक्त ऐसा होता था कि हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो इतनी सख्ती नहीं थी जितनी आज मुगल रोड का तनाजा चल रहा है। ये बदकिस्मती है। हाल ही में जब डीडीसी में इमरान वहां पे बैठे थे, तो दूसरे दिन मैं भी डिप्टी कमिश्नर से मिला, तो उन्होंने ये यकीन दहानी दी थी कि इमरजेंसी की सूरत में डिप्टी कमिश्नर के अख्तियारात हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो अख्तियारात कहाँ गए, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हुए, वो क्यों नहीं इसाक साहब को या बाकी जो है। आप ये देखेंगे कि बुकला हजरात इस वक्त इसाक साहब के लिए, हमारे काफी लोग जब से वो हॉस्पिटल में थे बोले कि वहां पर उनका इलाज होना चाहिए। हमारे बुकला हजरात ने भी आवाज उठाई और मैंने खुद 2 दिन पहले भी बात की उनसे। लेकिन बदकिस्मती में ये समझता हूँ कि हम एक आम आदमी के साथ क्या होगा जिसका कोई वसीला ना हो, जो किसी पहाड़ी से गरीब आएगा। जब ये हालत हमारे एक अच्छे, एक जान पहचान, एक आवाम के दिलों की धड़कन, मैं समझूंगा एक ऐसे एडवोकेट होनहार के साथ जो वाकया पेश आया, जिसके लिए बुकला हजरात ने भी आवाज उठाई, जिसके लिए वक्तन फवक्तन हमने भी आवाज उठाई और ये कहा जा रहा था कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब उनकी ये पोजीशन है, आम आदमी का ये क्या हाल होगा। जहां तक हॉस्पिटल पुंछ की बात है, यहाँ मैं दावे से कहता हूँ, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, जब भी मैंने एहतजाज किया वो यही किया कि ये कत्ल खाना है। यहाँ तक कि मैंने पोस्टर भी छपवा के लगवाए कि इस हॉस्पिटल का निजाम जो है वो दुरुस्त नहीं है।
लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना जाने हॉस्पिटल के जो आला अधिकारी हैं वो कहीं ऊपर गवर्नमेंट के साथ क्या उनकी सांड डांडा कुछ भी नहीं होता। एक बार इंक्वायरी भी हुई, एक बेटा और एक माँ उसकी मर जाती है। रात को 11 बजे हम स्ट्राइक करते हैं, फिर उसकी इंक्वायरी होती है, वो इंक्वायरी भी ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो आप बताएं कि रजौरी पुंछ सिर्फ वोट की खातर, सिर्फ भाषण देने की खातर इन लोगों को जो है वो रखा हुआ है। अदरवाइज ग्राउंड लेवल पे कोई आज देखेंगे कि हम हॉस्पिटल की क्या बात कर रहे हैं, लोगों की जान बचाने की। कौन सा रजौरी पुंछ पे कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि हम अपने किसी अजीज को लेके जाए। यहाँ अक्सर गरीबों के साथ ये होता है। ये तो इसाक साहब की बात थी, वो हर एक से मिलते थे, लेकिन जो आम गरीब है वो भी तो किसी का प्यारा था, वो भी तो किसी का बच्चा है, वो भी तो किसी का भाई है। लेकिन आम लोग रात को अगर बीमार आता है तो सुबह डेड बॉडियां जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है वो इस वक्त बिल्कुल लोगों की इलाज करने में नाकाम हो चुका है। और यहाँ के डॉक्टर के लिए पिछले दिनों डी साहब ने एक आर्डर निकाला, हमने भी उसको उनका शुक्रिया अदा किया कि प्राइवेट क्लिनिक में नहीं बैठेंगे, इलाज करेंगे। लेकिन उसके बाद उन डॉक्टरों ने ये काम शुरू कर दिया कि वो टोटली जो है मरीज को चेक करना भी बंद कर गए। मतलब हाल ये है, मैं कई बार खुद बीमार होता हूँ, मेरे साथ भी एक हादसा पेश आया कि रात को 10-11 बजे मुझे ले जाते हॉस्पिटल, पूरी रात कोई भी नहीं, अलबत्ता एक असिस्टेंट जो है वो एक इंजेक्शन लगा के, यहाँ तक के बेड तक नहीं मिला। तो हालत ये है हॉस्पिटल की कि जब हम बोलने वालों की ये हालत है तो हमारी जिंदगी किस कारी। मैं ये समझता हूँ कि गैरत से जियो और गैरत से मरो, और हमने आवाज उठानी होगी। आज मैं अभी भी ये कह रहा था कि हमारे एक डीडीसी मेंबर हैं सोहेल मलिक जी, मुझसे बात कर रहे थे कि मेरा ही इलाके का एक आदमी कश्मीर में है तो उसको लाना है। तो वो कह रहा था कि क्या मेरी इस डीडीसी मेंबर होने का फायदा कि मुगल रोड ना कर ले। तो मैं तमाम इमरान से गुजारिश करूंगा, आज यूटी इस वक्त जो है वो गवर्नर ने अपने ही हाथ में सब कुछ रखा है, वो पूरा आरएसएस का निजाम यहाँ पे चला रहा है। किस तरह से लोगों को यहाँ पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, कभी गुजर कश्मीरी। तो मैं ये समझूंगा कि मेरे मेंबर, डीडीसी मेंबर हजरात या चेयरपर्सन साहिबा वो आवाज बुलंद करके वो अपना रिजाइन पेश करें। अगर नहीं आपकी बात सुनी जाती तो उस ओहदे पे रहने का कोई फायदा नहीं, जहाँ पे हमारे अनलेबल की आवाज ना सुनी जाए। हम तो एक आम आदमी हैं, हमारी आवाज को तो आप छोड़िए, लेकिन जब इनकी आवाज ही सुनी जाती जिनको हमने मजबूत किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि इनको एक यूट होके इनको रिजाइन पेश करना चाहिए, ताकि ये पता चले कि यहाँ के लोग हमेशा, इसमें भी शक नहीं, मेरे भाइयों ने कहा यहाँ पर हम हमेशा जो सियासत करते हैं वो टैंकी बाथरूम, यहाँ हम हमेशा, हमारे सियासतदानों ने, आज मुझे बोलना नहीं, दुख में ये बात कह रहा हूँ, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि हमने कोठियां बनाई, हमने कारें खरीदी, हमने अपने रिश्तेदारों को चमकाया, जम्मू कश्मीर दिल्ली तक, यहाँ तक के बाहरून कंट्री में भी। लेकिन हमने पुंछ की आवाम के लिए क्या किया, हमने रजौरी की आवाम के लिए क्या किया। आज हम तरस रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ पे कहीं इस हॉस्पिटल में जो मशीन है, कुछ ऐसी मशीनें हैं जिसका यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है, कई सालों से एहतजाज कर रहे हैं, या बजमी साहब भी कई बार बोले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे अगर बॉर्डर पे फायरिंग हो जाए, हाल ही में तो चलो अल्लाह करे कि अमन रहे, लेकिन जब भी कोई गरीब आता था, कभी किसी गरीब को, कभी किसी फायरिंग वाले को कैपर जो है वो नहीं नसीब हुआ, ना ही किसी ने दिया। इसमें शक नहीं कि हमारे रहबरी लोग जो है, जो हमारे ही ऊपर कमांड करते हैं, यही कैपर में जाते थे और ये इनको आना होता था तो वो आते थे। और इस चीज के हाथ में मैं इंतजामिया की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए मैं गवर्नर इंतजामिया को वाज़ा कर देना चाहता हूँ, आप सब भाइयों को साथ लेकर, कि हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझें। जो हमारे साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। आज हमारे एक साथी, बेहतरीन साथी की जान चली गई, इसका हमें नहायत अफसोस और सदमा है। और मैं आज इस हवाले से, मैं दुख की घड़ी में उनके साथ बराबर शरीक हूँ। मैं इस हवाले से आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आओ हम सब मिलकर आवाज बुलंद करें, ऐसी नाअहल इस गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक एहतजाज बुलंद करें। हम जिए तो गैरत से, मरे तो गैरत से। शुक्रिया जी फरीद साहब। जी मुबीन साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये जरूर कहूंगा कि भाई
डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप यकीन करेंगे कि कुछ मेरे दोस्त थे दिल्ली में जिनको 4 से 5 महीने हो गए हैं घर वालों से मिले हुए, उनके घर वाले दिल्ली में ही रहते हैं, उन्होंने अपना ठिकाना ही उसी हॉस्पिटल को बना लिया है या आसपास में कहीं कमरा ले लिया है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं पुंछ की, जहां पे हम रहते हैं। दिल्ली में अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं, वहां से दूसरे में भी जा सकते हैं, आपके पास 10 कारें हैं। पुंछ वाले क्या करेंगे? जीशान साहब, डॉक्टर्स और मुगल रोड, ये दो हमारे मेन मुद्दे हैं, हमारा हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी मुगल रोड। मुबीन साहब ये बताइए, मुबीन साहब मेरी आवाज आ रही है? आपने माइक बंद किया हुआ है। जी जी मुबीन साहब, आपके डीडीसी मेंबर सुहेल मलिक किसी दोस्त का कल कश्मीर में इंतकाल हो जाता है, उनको 5 से 6 घंटे लगते हैं सिर्फ परमिशन के लिए, एम्बुलेंस के लिए 5 से 6 घंटे। और फिर उसके बाद मुझे ये पता चला कि रास्ते में कहीं वो बस्ती है या एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद पत्थर डाले हुए हैं, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक बॉडी को उठा के पैदल आना पड़ा, फिर इस तरफ गाड़ी खड़ी थी और वहां से यहाँ लाया गया। ये हालात हैं। एक डेड बॉडी को भी यहाँ लाने की इजाजत नहीं मिल रही है। एक डीडीसी मेंबर शाहनवाज साहब ने उसके लिए कोशिश की, करीम मलिक साहब ने उसके लिए कोशिश की कि एक डेड बॉडी को भी अपने ही घर में अपने ही रास्ते से लाने की इजाजत हमें एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रही है। ये तो हम लोगों की नाकामियां, नालायकियां हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो रहा है कि हमारे जो अजीज, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के अपने जो जा रहे हैं, तो हम उनको की तरफ से हम उन्हें अलविदा भी नहीं कह पा रहे हैं। उसका अगर आपने बात की है सोहेल मलिक साहब की, तो अगर 6 घंटे इन्हें लगे तो मैं इनकी नाकामी मानता हूँ कि ये इसका मतलब डीडीसी की पोस्ट बैठे हैं, तो इसका मतलब इस डीडीसी की पोस्ट का कोई वजूद नहीं है, कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो बहुत लड़े लोग, इनका प्रोटोकॉल लेवल तो आप देखेंगे तो इनको उस सीरियल नंबर उस उतने पे रखा है कि आप समझ ही सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो कुछ लोग अगर देखा जाए तो ये नालायकी, नाकामी इनकी मानी जाएगी। और हम एज ए सोसाइटी देखें तो हमारी भी कलेक्टिव नाकामी है ये, अगर ये सारी देखेंगे वो इस वजह से नाकामी है कि हमने सिविल सोसाइटी में भी कुछ गिने चुने गीदड़ लोग, कुछ लोमड़िए भेड़िए जो हैं, उनको आगे रखा हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में घुस के, वो एडमिनिस्ट्रेशन के मुखबर है। एडवोकेट आप वो सख्त लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सिविल सोसाइटी के कुछ मुखबर बैठे हैं। जनाब मैं देखो ना, मुखबर का क्या है? मुखबर का काम लोमड़ी बेड़ियों वाला है। मैं तो बिल्कुल सही कहूंगा, मैं तो गलत नहीं कहूंगा। देखिए, अगर आपका कहने का लहजा हो रहा है, मेरा हो रहा है, लेकिन कहने की बात यही है, मुखबर और लोमड़ी बेड़िए ये एक ही हैं, क्योंकि इन लोगों ने नोच नोच के हम लोगों को खाया। इन लोगों ने ये एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बैठ के हम लोगों को खत्म करने पे तुले हैं, हमारी लाशों के ऊपर से चल रहे हैं ये लोग, वो अपने जाती मफादों के लिए। अगर देखें तो स्टार्टिंग में हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने जब ज्वाइन किया, सबसे पहले तो उन्होंने दौरा मुगल रोड का किया अपने नए एसएसपी के साथ। लेकिन बीच में ऐसा क्या हो गया कि डीसी साहब का दिमाग एकदम से जो उनका माइंड सेटअप है वो चेंज हो गया। उसका क्या रीजन था? इसका मतलब डीसी साहब या तो इस सिविल सोसाइटी में गिने चुने जो लोग हैं उनकी बातों पे काम करते हैं, डीसी साहब या तो उनके एजेंट है या वो लोग डीसी साहब के एजेंट है। और इस सारे जो प्रोसेस में जो इस नाकामी का शिकार हो रहे हैं वो हम लोग हो रहे हैं, और इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम इस चीज से जूझ रहे हैं, हमारे नौजवान चल रहे हैं, डीसी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना, किस तरह से पड़ेगा। तीनों एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टोटल फेलियर है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेलियर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की मशीनरी है टोटल फेलियर, रीजनल मशीनरी टोटल फेलियर। अगर डीसी साहब आए थे, इतना ही काम कर रहे हैं बड़े तवज्जुन दे के, उनका सबसे पहला ये फर्ज था, उन्होंने जो जीशान भाई ने पहले ही मेंशन किया है कि जितने हमारे पास
जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है और अवेलेबल डॉक्टर्स है, उनके बीच में जो डेफिसिट है, सबसे पहले उस वॉइड को फिल करना चाहिए था। सबसे पहले वो देखना चाहिए था है कि नहीं है ये हमारे पास डॉक्टर्स अवेलेबल। मैंने डिमांड रखी थी डीसी साहब से एक कि वायरोलॉजिस्ट या जो एपिडेमिक डिजीजेस का कोई एक्सपर्ट है, उतना बड़ा एक्सपर्ट ना हो, लेकिन जो हमारे इलाके को थोड़ा सा रिप्रेजेंट तो कर सके, कि पता तो चले कि हाँ किस लेवल की कौन सी ये एपिडेमिक है, किस तरह का वायरस है, या ये सिंपल किसी को नॉर्मल फ्लू है। यार कुछ है ही नहीं है, आप इस पे वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं। आपने तो सिर्फ एक ही जोर दे के रखा हुआ है, इंस्पेक्शन है, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भैया प्रैक्टिकली काम करिए ना, प्रैक्टिकली काम करेंगे ना जब, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। सिविल सोसाइटी हम लोग बढ़ चढ़ के आए एज ए वॉलंटियर, हमने कहा हम साथ देंगे, लेकिन हम लोगों को क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके पास गिना चुना बंच ऑफ वो पीपल है, वो उन लोगों को सुनते हैं, उनकी बातों पे खुश होते हैं, वो उनकी बातों पे खुश होते हैं। उनका सिलसिला चल रहा है, फोटो सेशन चल रहे हैं, हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के ये फोटो सेशन चल रहे हैं। कब तक आखिर ये चलते रहेंगे? मैं तो कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन तो नालायकी है। ये जो हमारे सियासतदान जितने भी हैं, मैं इनको कहता हूँ कि इनकी नालायकी है पिछले 70 साल की, कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबसे बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए। आप लोग ने हॉस्पिटल्स बना दिए, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, मुनाफाखोरी कर लिया आपने उसमें, क्योंकि आपको उसमें कमीशन मिलता है अच्छा खासा, लेकिन उसके इक्विपमेंट्स लगे हैं वो बड़ी मुश्किल से लाए गए, लेकिन उसके लिए उसको चलाने के लिए कौन आदमी चाहिए? उसके लिए टेक्नीशियंस चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, वो कहां से लाओगे तुम लोग? तुम लोगों ने ये कभी कोई बात की है? बिल्डिंग्स बनाने से आपका प्रॉफिट 10% एक को मिलेगा, 20 एक को मिलेगा, 30 एक को मिलेगा, लेकिन जो असल मुद्दा है कि हमारी जो लाशें हैं उसके ऊपर से तुम जा रहे हो। अल्लाह ताला तुम लोगों को क्यामत नहीं बख्शेगा। और ये लो चीजें, ये सारी चीजें मेरे दिल के गहराइयों से निकल रही हैं। अगर मुझे इसके लिए लड़ना भी पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के, मैं लड़ूंगा, मैं सच कहता हूं, कहता रहूंगा। और अगर डीसी साहब हमारी बात सुन रहे होंगे इस माध्यम से, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, पहले एक प्रैक्टिकली वर्कआउट करो, थ्योरी में मत जियो, थ्योरेटिकल पर्पस नहीं है। हमें इस वक्त बहुत एक बड़ी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। आप हम लोगों की मदद लीजिए, जितने वॉलंटियर ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो बिना बताए काम कर रहे हैं, आप उनकी सर्विसेज लीजिए। इतने सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं, वो वैसे भी कुछ नहीं कर रहे, जिन्होंने KS IAS वाइवा ड्रॉपर्स पड़े हुए हैं ऐसे, उनकी आप सर्विसेज लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको काम आएगी। आप करते क्या है? अब तो सिर्फ आप जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जाते हैं जाके इंस्पेक्शन करते हैं, फिर आप जाते हैं SDH हॉस्पिटल में। कोई प्रॉपरली चैनलाइज कीजिए एनर्जीज को। आप हमारे भी सजेशन इनवाइट कीजिए, हो सकता है किसी का बेस्ट सजेशन मिल जाए, कल हमें उसी का फायदा होगा। कल आपको जदोजहद इस चीज तो जहद है कि हम जिए कैसे, हमारी जिंदगी जो है हमारे दरवाजों के ऊपर मौत खड़ी है, हम उस मौत से लड़ने के इस वक्त काबिल है। मेडिकली जो है हम कहते हैं हैंडीकैप्ड है इस वक्त, टोटल हैंडीकैप्ड है। CT स्कैन का मशीन है, उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। हमारा एक्सरे हो जाता है, लेकिन उसको रीड करने के लिए कोई नहीं है कि हाँ इस जो एक्सरे है इसके ऊपर क्या ये कह रही है, मतलब ये सुजेस्ट क्या कर रही है, इसके लिए रेमेडी क्या है। ये सारी चीजें हमें सोच समझ के, हम भी एज ए सिविल सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं, हम इस सोसाइटी के, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम तो अपनी तरफ से पूरा ताउन कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम किसी वक्त भी अवेलेबल हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी में मगन है, तो वो उससे थोड़ा बाहर आ जाए। तो गुजारिश है कि अच्छे से प्रैक्टिकली काम। जी, इफ्तिखार नज़मी साहब जरा माइक ऑन करिएगा। बहुत पहले वहीद शेख ने एक कमेंट किया था, मैं इसकी तरफ आऊंगा। जैसे एडवोकेट मुबीन साहब ने और जिशान साहब ने भी पहले बात की, ये कह रहे हैं कि मैं डेंटल सर्जन हूं, आई एम विलिंग टू वर्क फॉर माई सोसाइटी एज आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट पुंछ। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, बहुत लंबा कमेंट है, मैं सामने ले लूं, आप सब पढ़ लीजिएगा। इस तरह के बहुत से लोग हैं भाई, आप NGOs की मदद लीजिए, वो सब आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन भाई जो इस वक्त जो कुछ महीनों के लिए इस वबा ने जो हमें घेरा हुआ है, कुछ महीनों के लिए आपके पास जो आपका रिटायर हो चुका स्टाफ है, आप उसको वापस बुलाइए। कुछ लोग जो ट्रेनिंग कर चुके हैं, आप उनको बुलाइए, उनको कुछ थोड़ी बहुत सैलरी भी दीजिए, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी नहीं है। रेड क्रॉस से कुछ करिए। तो ऐसे लोगों को वापस बुलाइए, क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं है। आपकी पुंछ की कोविड वार्ड 2 से 3 बच्चों पे नहीं चलेगी, उसके लिए डॉक्टर चाहिए, उसके लिए सीनियर आदमी चाहिए।
तो इन लोगों को बज़मी साहब वापस बुलाना चाहिए ताकि इनकी सर्विसेज ली जा सके। सबसे पहले तो मैं वही 6 साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो काम हमने वॉलंटियर्स होके करना था वो उन्होंने पेशरफ्त की है। मैं चाहता हूं कि इन्हीं की तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं जो वॉलंटरी लोग अपने जो अपना नॉमिनेशन सामने रखें कि कौन कौन से यहाँ पे आने के लिए तैयार हो। और मैं आपको एक बात मतलब बताना चाहूंगा, हमने टॉपिक जो है एक शौक के इस माध्यम से रखा था कि इसहाक भाई जो है हमसे चले गए हैं, हमें दुख है, लेकिन इसमें से इतने ये मसले सामने आ गए हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस मुल्क में पेंडेमिक का एपिडेमिक का इलाज डंडे से किया जा रहा हो, आप वहां एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं? मुझे बताइए, आपने सिक्योरिटी